गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आपकी लेबर लॉ की जो सीरीज स्टार्ट की है उसकी आपकी ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप वीडियो को वॉच करते हो, और वीडियोज को लाइक जरूर कर दिया करें। ये दो काम जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और शेयर अगर आप चाहो तो शेयर भी कर दिया करो वीडियोज को, ठीक है। और इसके साथ हम देखते हैं सेकंड वीडियो में। इसमें हम देखेंगे श्रम कल्याण संबंधी विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं उन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। श्रम कल्याण संबंधी जितने भी सिद्धांत है, तो पहला इसमें सिद्धांत है पैतृक सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत सबसे प्राचीन माना जाता है, सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन बातों को बताया गया था कि एक इस पुराने समय में जमींदार हुआ करते, ठीक है, जमींदार हुआ करते थे और वही भूमि के स्वामी होते थे। और इनकी भूमि पर जो भी श्रमिक काम करते थे, ठीक है, जो भी श्रमिक कार्य करते थे, इनको किस प्रकार की मनोदशा में रखना है, इनको क्या सुविधाएं देनी है, ये सब इन जमींदारों पर निर्भर करता था। और इनकी पूरी पूरी जानकारी इनको रहती थी कि किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार की चीज की आवश्यकता है, क्या नहीं है, ठीक है। तो पूरी एक तरह की जमींदार के हाथों ही इनके जीवन विकास, पूरा विकास जमींदार के हाथों में रहता था कि इस प्रकार कितना विकास होना है, कितना इनको भुगतान देना है, कितना नहीं देना, ये चीजें, ठीक है। वो संपूर्ण जानकारी रखते थे। यानी इन जमींदार जो हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड जो होते थे, उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था, ठीक है। और साथ में इनके विकास के लिए इनकी रुचि भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये जो जमींदार थे साथ में इनसे ये भी चाहते थे कि सम्मान पूर्वक ये व्यवहार करें हमसे, ठीक है। और साथ में इनका ये उपकार भी करते थे श्रमिकों का, क्योंकि इनसे काम करवाना ये एक शब्द ये समझते थे कि इनका ये कर्म है, ठीक है, और हमारा ये धर्म है कि हमारे पास जमीन है और हम लैंडलॉर्ड है, ठीक है। और सम्मान पूर्वक ये जीवन यापन, इनसे अच्छा बेहतर जीवन जीते थे। और इनको जो भी वो पैसा वगैरह देते थे मजदूरी का, उनको एक दान के रूप में देते थे कि हम आप पर उपकार कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आप पर उपकार कर रहे हैं, दान के रूप में देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की जबकि ये जमींदार थे वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं चाहते थे, ये अनुचित व्यवहार माना जाता था। तो पैतृक जो सिद्धांत है वो इन बातों को प्रतिपादित करता है, ठीक है। अब अगला सिद्धांत डिस्कस कर लेते हैं। अगला है अपना औद्योगिक कार्य कुशलता का सिद्धांत। ये सिद्धांत इस बात को प्रतिपादित करता है कि बढ़ते समय के साथ में औद्योगिक कार्य कुशलता भी बढ़ी है। अब औद्योगिक कार्य कुशलता भी बढ़ने के साथ साथ श्रमिक और हम एक तरह से कह सकते हैं आपके जो भी नियोजक होते थे, ठीक है, नियोजक होते थे यानी श्रमिकों को लगाने वाले, इनके कार्य भी पृथक पृथक कर दिए गए, जो श्रमिकों के और नियोजकों के, इनकी सैलरी, इनकी सेवाएं, सब कुछ इनको पृथक कर दिया गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि औद्योगिक विकास में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन ये जो पैतृक सिद्धांत था, इसके उपरांत ये सिद्धांत आया था, तो इसकी कुछ छाप इस सिद्धांत के अंतर्गत भी थी। यानी इसमें भी कुछ ऐसी बातें देखने को मिली कि ये पूरी तरह से श्रमिकों के विकास के लिए कार्यरत नहीं है, ठीक है। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत जो कार्य कुशलता में अभिवृद्धि हो रही थी, अब वो पैतृक के सिद्धांत से काफी अच्छी और बढ़कर हो रही थी। तो लेकिन इसमें एक चीज जो बदलाव आई थी, इसमें जो मजदूरी के रूप में पैसे दिए जाते थे वो दान के रूप में ना दिए जाकर उनके दायित्व या कार्य के बदले या कर्तव्य निर्वहन के बदले दिए जाते थे, ठीक है। इस सिद्धांत में इस बात का प्रतिपादन किया गया, और साथ में श्रमिकों के ख्याल रखने के लिए, इनके बेहतर जीवन के विकास के लिए भी इस सिद्धांत के अनुरूप थोड़े बहुत कार्य भी किए गए, ठीक है। तो ये औद्योगिक कार्य कुशलता का सिद्धांत है, मूल रूप से बढ़ोतरी का सिद्धांत, ठीक है, ये लाभ से प्रेरित है। अगला जो सिद्धांत है वो देख लेते हैं अपना। अगला सिद्धांत है सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। सामाजिक कल्याण का सिद्धांत यानी जो श्रम कल्याण है उसी के द्वारा, श्रम कल्याण एक सामाजिक कल्याण का भाग है। जो समाज कल्याण होता है तो श्रम कल्याण उसका एक भाग है। तो ये जरूरी हो जाता है सामाजिक कल्याण के लिए कि श्रम जो है उसका कल्याण किया जाए, यानी श्रमिकों की जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि की जाए। अब कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि उनके जीवन स्तर में वृद्धि की जाए। जीवन स्तर में वृद्धि होगी तब उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। इसके लिए आवश्यक है कि उनके लिए उचित उचित दशाएं प्रोवाइड कराएं, ठीक है,
और जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी दर अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा संबंधी भी प्रावधान उनके लिए होने चाहिए, जिससे उनका सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। ठीक है, और तभी औद्योगिक विकास और औद्योगिक विकास के साथ शांति दोनों साथ में चल पाएंगी। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है, जो पूरी तरह से श्रम कल्याण के अनुरूप कार्य करने को प्रेरित करता है। इन सिद्धांतों के अंतर्गत अगला पॉइंट है अपना, अगला है संविधान में अंतर्निहित प्रावधान। यानी इसका डिस्कशन हम पहले प्रश्न नंबर 1 में भी कर चुके हैं। यानी ये आपके श्रम के अंतर्गत, यानी श्रम कल्याण के अंतर्गत संविधान में जो प्रावधान है वही इसके अंतर्गत आएंगे। यानी इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि संविधान द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व के लिए लोगों के लिए अधिकार दिए गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको उनकी देखरेख में श्रम कल्याण संबंधी नीतियों का निर्माण होना चाहिए। और इस संदर्भ में हमने अनुच्छेद 23, 24 और 38, 39 और आपका 41, 42, 43 इन अनुच्छेद के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान भी देखे थे, जिसमें इन्हीं बातों का प्रतिपादन किया था कि बेगार संबंधी गतिविधियों पर प्रतिषेध लगाया गया था, कारखानों में बालकों के नियोजन पर निषेध लगाया, ठीक है, और प्रतिषेध लगाया था, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया था और महिलाओं पुरुषों के संदर्भ में प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो इस संदर्भ में इस संविधान के प्रावधान में ये प्रावधान दिए गए थे। और अनुच्छेद हमने संविधान के भाग 4 के बारे में डिस्कस किया था, जो काफी इंपोर्टेंट है, उसे आगे भी हम देखेंगे। तो ये था आपका संविधान में अंतर्निहित प्रावधान। ठीक है, तो ये मुख्य आपके सिद्धांत हैं और इसके संदर्भ में आप एक मिनट, इसके संदर्भ में भारत के लिए ये जो सिद्धांत हैं, इनमें सिद्धांतों में से भारत के लिए उपयुक्त सिद्धांत कौन सा माना गया है, हमें इस चीज की विवेचना करनी है। तो मुख्य रूप से जो पैतृक सिद्धांत और औद्योगिक कार्य कुशलता का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के कार्य एक तरह से लाभ से प्रेरित थे, यानी स्वलाभ से प्रेरित थे। उनका मकसद श्रमिकों के कल्याण से दूर दूर तक नहीं था, यानी उनके उद्देश्य सीमित और स्वार्थपरक जैसे उनके उद्देश्य थे, जिन्हें हम नहीं चाहेंगे कि भारत के संदर्भ में इस प्रकार के सिद्धांत लागू हों। ठीक है, लेकिन और जो सामाजिक कल्याण का सिद्धांत था वो कुछ हद तक काफी बेहतर है, लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि भारत में संविधान में अंतर्निहित जो प्रावधान है उन्हीं सिद्धांतों को भारत में लागू किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो भारत में वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार की गरीबी, महंगाई, अशिक्षा या बेरोजगारी है, उसके लिए काफी आवश्यक हो जाता है कि राज्यों का ये कर्तव्य है कि संविधान में जो अंतर्निहित प्रावधान है श्रम संबंधी, उनको लागू किया जाए, जिससे विभिन्न प्रकार की सामाजिक जितनी कुरीतियां हैं या असमानताएं हैं उनको दूर किया जा सके। ठीक है, तभी संपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सकेगा। और हमने भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में हमने बातें की थी कि जिसमें ये नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें राज्य द्वारा लागू किया जाता है, संविधान में इसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भारत के लिए आपका उपयुक्त जो इन नियमों से रहेगा वो रहेगा संविधान में अंतर्निहित प्रावधान भारत के लिए एक उपयुक्त सिद्धांत सिद्ध होगा। ऑस्टिन द्वारा भी कुछ विचार दिए गए हैं। तो ऑस्टिन ने कहा है कि जो भारत का संविधान है उसको एक सामाजिक दस्तावेज बताया है, और सामाजिक दस्तावेज के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि भारतीय संविधान में इस प्रकार के लक्ष्य हैं, जो सामाजिक क्रांति अगर कोई होती है तो उसको सामाजिक क्रांति को होने के लिए जो बातें चाहिए, जो शर्तें चाहिए, वो भारतीय संविधान में पूरी तरह निहित हैं। ठीक है, ये चीजें आपके ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। और हाँ, एक चीज और साथ में ही जो भारतीय संविधान का भाग 4 है उसे डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भी संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो भारत का संविधान भाग 4 काफी इंपोर्टेंट हो जाता है श्रम कल्याण से संबंधित। तो ये थे आपके मुख्य प्रावधान और सिद्धांत। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।